स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बेसिकली पॉलिटी की नई क्लास के बारे में बात करेंगे जो भाग 3 पर आधारित है। भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में है और मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ऐसे अधिकार जो आपको जन्म के बाद मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं? ऐसे अधिकार जो हमें जन्म के बाद मिल जाते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं और इनको नरसैंगिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, जन्म के बाद अधिकार जो मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नरसैंगिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति जो बनाए गए कानून हैं, ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनसे ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखना, ये पेपर में पूछता है। दूसरी बात करें, अगर हम बात करें आर्टिकल के बारे में, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है? हमारे मूल अधिकार हैं। आर्टिकल 12 ये कहता है, मूल अधिकार की परिभाषा है कि मूल अधिकार कौन कौन से अधिकार होंगे। मूल अधिकार के बारे में परिभाषा दी गई है किसमें? आर्टिकल 12 के अंदर। आर्टिकल 13 ये कहता है, अल्पीकरण के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? अल्पीकरण के बारे में। अल्पीकरण का मतलब होता है जब हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार में कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो मूल अधिकारों को अल्पीकरण किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जैसे जब देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तो मूल अधिकारों का क्या होता है? अल्पीकरण होता है। दूसरी बात, जब मूल अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के काम को प्रभावित करते हैं, जो काम जेन्युइन है, तो वहाँ पे मूल अधिकारों में क्या होता है? अल्पीकरण हो जाता है, कम किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। अब जो आर्टिकल आएंगे ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण के बारे में चर्चा है। जैसे विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है? कानून सबके लिए बराबर है, कोई कानून से ऊपर हटके नहीं है, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी बंदा हो या किसी भी पद पर हो। ठीक है, कानून सबके लिए बराबर है, वो कानून से बड़ा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही विधि के समक्ष समानता को लिया गया है ब्रिटेन से। किससे लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और इसमें दूसरी चीज़ आती है कानून के समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण, कानून सबके लिए बराबर है। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो इनमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समानता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र में, किसी भी व्यक्ति से सार्वजनिक क्षेत्र में जाति लिंग और भेद के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, जाति लिंग धर्म के आधार पर राजनीतिक या आप कहें सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र में उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। क्योंकि भारत में क्या होता था? भेदभाव हुआ करता था पहले। ठीक है, और ऐसा भेदभाव था कि जो दलित जाति के लोग थे वो अपने पीछे झाड़ू लगा के चलते थे जिससे कि उनके जो पद चिन्ह हैं उनको मिटाया जा सके, क्योंकि उसी रास्ते से जो है जब वर्ण व्यवस्था थी तो उसी रास्ते से ब्राह्मण लोग आते थे। तो ये भी एक भारत है। लेकिन जैसे संविधान बना तो संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, आर्टिकल 16 कहता है लोक निर्वाचन में समानता। मतलब लोक निर्वाचन में समानता का मतलब होता है सरकारी नौकरी में सबको अपॉर्चुनिटी समान दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सिर्फ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन की छूट है, रिजर्वेशन उन्हें मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का अंत। आर्टिकल 7 से क्या हो गया था? छुआछूत का अंत हो गया था, जिसे अनटचेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के थ्रू हुआ था? 17 के थ्रू। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया।
ठीक है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भारत रत्न या कोई विदेशी उपाधि लेनी है तो विदेशी उपाधि लेने से पूर्व हमें राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इस उपाधि को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति की परमिशन किस उपाधि के लिए लेनी पड़ती है? विदेश से जो मिली उपाधि है उसके लिए हमें राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है, ठीक है। बाकी की शिक्षा के क्षेत्र में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ठीक है, ये सारी उपाधि जो है वो हम रख सकते हैं क्योंकि ये भारत के द्वारा हमें मिलती हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले उपाधियाँ मिलती थी, राजा के द्वारा उपाधि जो मिलती थी, ठीक है, और किसी तरीके से जो उपाधि मिलती थी, उन सारी उपाधियों को क्या कर दिया गया? आर्टिकल 18 के तहत अंत कर दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में जो स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताता है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 19 से कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मेरी स्वतंत्रता है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, रह सकता हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ठीक है, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 के तहत ही हमें मिलता है। आरटीआई लगाते हैं हम, ठीक है, तो वो किसके थ्रू मिलती है? आर्टिकल 19 के थ्रू मिलती है। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत हमें मिलती है। बिना रोक टोक चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता किसके तहत मिलती है? आर्टिकल 19 के तहत मिलती है। भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता किसके थ्रू मिलती है? आर्टिकल 19 के थ्रू मिलती है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 के तहत मिलती है। संपत्ति का अधिकार पहले हमें किसके थ्रू मिलता था? आर्टिकल 19 के थ्रू मिलता था। लेकिन आज के समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना रह के कानूनी अधिकार बन गया है। क्या बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है, जिसे 300 के काम में जोड़ा गया है, ठीक है। कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। क्या दिक्कत आ गई थी? दिक्कत ये आ गई थी कि जब भी हम सरकारी काम के लिए कोई भी ज़मीन को लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो जिसकी ज़मीन हुआ करती थी वो ज़मीन देने से मना कर देता था और ये कहता था कि ये मेरा मूल अधिकार है, मैं इसको ज़मीन को दूंगा नहीं। इसकी वजह से क्या कहते हैं, वो जिसकी ज़मीन थी वो कोर्ट चला जाता था, ठीक है, और कोर्ट जाने पर वो सरकार केस को हार जाती थी। इसलिए कुछ संविधान में संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन करके 1978 के अंदर संपत्ति के अधिकार को किस में बदल दिया गया? मूल अधिकार में बदल दिया गया। और कौन से आर्टिकल में पहुंच गया? 300 के काम में पहुंच चुका है। आर्टिकल 19 के द्वारा ही हमें कहीं पे भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 के बारे में बात करें। आर्टिकल 20 के अंदर 3 प्रकार की फ्रीडम के बारे में चर्चा है, स्वतंत्रता के बारे में चर्चा है। पहले चर्चा ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसके एक गलती की एक सज़ा मिलेगी, एक गलती की एक सज़ा मिलेगी और सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से मिलेगी, अपडेटेड कानून के हिसाब से सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सज़ा किस कानून के आधार पर मिलेगी? जिस समय उसने गलती की थी उस समय जो कानून व्यवस्था चल रही थी उस कानून व्यवस्था में उस सज़ा की जो सज़ा होगी, उस जुर्म की जो सज़ा होगी, उस जुर्म की सज़ा के अनुसार उसे वहाँ पे जरूर सज़ा मिलेगी, ठीक है। तीसरा है सज़ा के बाद कैदी का संरक्षण। सज़ा के बाद भी कैदी का संरक्षण करना होगा, ये आर्टिकल 20 में कहा गया है। हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में है। मतलब कोई व्यक्ति किस तरीके से जीना चाहता है, ठीक है, और किस विधि के द्वारा जीना चाहता है, तो संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति अपना जीवन और अपनी दिनचर्या जीने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंदर ही निजता का अधिकार को जोड़ा गया है। निजता का अधिकार क्या होता है कि जो आपकी जानकारी है, गोपनीयता है, ठीक है, उसको उजागर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। निजता के अधिकार के तहत ही जितनी भी कंपनियां हैं वो आपके नाम, फ़ोन नंबर, एटीएम कार्ड नंबर या बैंक अकाउंट नंबर पूरी तरीके से ओपन नहीं करती हैं। ये निजता का अधिकार है। कुछ जानकारियाँ जो हैं आपकी वो गोपनीय रखी जाती हैं, ठीक है। आर्टिकल जो 20 और 21 है, कौन से? 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं या ऐसे मूल अधिकार हैं जिनको आपातकाल के दौरान भी रोका नहीं जा सकता। आपातकाल के दौरान भी ये मूल अधिकार आपके पास रहते हैं। इसे बोलते हैं आपका शक्तिशाली मूल अधिकार है ये, ठीक है। आर्टिकल 21 में एक और आर्टिकल को ऐड किया गया 21 का कहा, जिसमें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा अधिकार के बारे में चर्चा है। ये जो 21 का कहा है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा
जोड़ा गया है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में है जो गिरफ्तारी में हमारी रक्षा करता है। जब गिरफ्तार कोई व्यक्ति होता है तो उस गिरफ्तारी के समय जो उसकी रक्षा करेगा वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 22 करेगा। ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब ये होता है अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहती है तो उससे पहले कारण बताओ नोटिस देना पड़ेगा, वारंट इशू करना पड़ेगा। ठीक है, और जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा? न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन इन 24 घंटों के अंदर अगर कोई अवकाश है, क्या है? अवकाश है, तो अवकाश को काउंट नहीं किया जाएगा। और यातायात में जो समय लगेगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यातायात या अवकाश को छोड़ के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, और वह व्यक्ति अपना मनपसंद वकील रख सकता है। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि उस व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसका कोई अपराध सिद्ध ना हो जाए। ठीक है, अगर कुछ निवारक विरोध अधिनियम है, निवारक विरोध अधिनियम का इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये 22 के 4th में दिए गए हैं। इन निवारक विरोध अधिनियम 1950 में आया था और इसका काम था कि व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना। इसमें ये बताया गया है कि पुलिस बिना किसी कारण के इस अधिनियम के तहत 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। नज़रबंद का मतलब क्या होता है? नज़रबंद का मतलब होता है किसी व्यक्ति को समाज से मिलने ना देना, उसे किसी होटल में या कमरे में या कहीं पे नज़रबंद कर देना, समाज से मिलने नहीं दिया जाता है, उसे नज़रबंद कहते हैं। ठीक है, फिर ये 1972 में ये बंद हो गया। निवारक विरोध अधिनियम प्रिवेंसिव डिटेंशन क्या हो गया? 1972 में समाप्त हो गया। फिर इसके बाद 1971 में आपका मीज़ा एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? मीज़ा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, 1971 में मीज़ा एक्ट आया, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लग गया, इसलिए 1978 में इसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद आया आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो अभी तक लागू है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया था? 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में। इन सभी अधिनियम या एक्ट का मतलब है व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। राष्ट्रों का के तहत किसी व्यक्ति को मैक्सिमम 6 महीने तक रखा जा सकता है। फिर उसके बाद आया टाडा। टाडा का मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, आतंकवादियों की जो एक्टिविटीज़ होती है उसे रोकने के लिए टाडा आया। टाडा 1985 में आया था, लेकिन इसका भी दुरुपयोग होने लग गया और ये कब बंद हो गया? 1995 में ये बंद हो गया। फिर उसके बाद आया एक एक्ट, पोटा एक्ट। पोटा एक्ट प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये 2001 में आया और ये 2004 में समाप्त हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बोला गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है आर्टिकल 23 और 24, 2 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। 2 आर्टिकल में क्या आते हैं? आर्टिकल 23 कहता है कि ज़बरदस्ती श्रम या बेगारी किसी भी व्यक्ति से आप नहीं करा सकते हैं। बेगारी का मतलब होता है बिना वेतन के काम करवाना। ठीक है, तो ना तो आप किसी से ज़बरदस्ती काम करवा सकते हैं और ना ही किसी से बेगारी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, खतरनाक काम कैसे हो गए? जैसे कि माइनिंग हो गया, जैसे रसायन की इंडस्ट्रीज़ हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम काम नहीं करा सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 24 के तहत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म को मानता हूँ। ठीक है, तो इसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में है। जैसे कोई सिख है, सिख को इसी आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 25 के तहत अपने पास कृपाण रखने का अधिकार है। मुस्लिम है, मुस्लिम को दाढ़ी रखने का अधिकार है। हिंदू को टीका लगाने का अधिकार है। किसके तहत? आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, घूमते रहो। आर्टिकल 26 ये कहता है सामूहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 26 के तहत क्या दिया गया है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या होता है? सामूहिक रूप से बैठ के यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं और नमाज पढ़ सकते हैं सामूहिक रूप से। तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 में क्या है कि
ऐसा धन जो धार्मिक कार्य के लिए लिया गया है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो धार्मिक कार्य के लिए जो धन इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, मंदिरों में जो धन आता है उस पर टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स फ्री होता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 ये कहता है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान जैसे स्कूल, मदरसे, ठीक है, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की कोई धार्मिक किताब है या धार्मिक चीज़ है, ठीक है। ऐसे उर्दू एक भाषा है, ठीक है, ऐसे ही आपकी सिख क्या है, एक भाषा है, ठीक है। तो इनको हम सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक कार्य या धार्मिक शिक्षा हम प्रदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भाषाएं प्रदान कर सकते हैं, भाषाएं धार्मिक शिक्षा नहीं होती है, ना संस्कृत धार्मिक शिक्षा है, ना उर्दू धार्मिक शिक्षा है।